हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक लिया था ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इस वाले लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखना ये दो क्वेश्चंस लिखे हैं हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया? इन अ प्लेन देयर आर 8 लाइंस, नो 2 ऑफ व्हिच आर पैरेलल एंड नो 3 आर कंकरेंट, राइट? Then how many triangles can be formed with their points of intersection as vertices? तो क्या कुछ दे दिया, 8 लाइंस दे रखी हैं प्लेन में और दे दिया कि वो ना तो आपस में पैरेलल है ना ही कॉन्करेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि हर एक दो लाइंस के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलेगा? एक यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इन 8 वाली लाइंस में से कोई भी एक सेट उठा लो दो लाइंस का, उनसे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा? यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो पूछा क्या गया कि वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे ना, तो उनको वर्टिसेस की तरह यूज करके हमें क्या करना है? ट्रायंगल्स बनानी है। तो पूछा गया ऐसी कितनी ट्रायंगल्स तुम बना सकते हो, ठीक बात है। तो करते हैं इसको ट्राई। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में बटा हुआ है। बेसिकली दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है ये। पहला क्वेश्चन तो क्या है, यहां तक कि 8 लाइंस दे रखी हैं प्लेन में, हमें बताना पड़ेगा वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे या फिर उनसे हमें कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने कल किया था, पिछले वाले लेक्चर में किया था ये तो, ठीक है। तो उसमें हमने बोला था कि अगर 8 लाइंस है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हर एक दो लाइंस से हमें क्या मिलेगा? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो जितने तरीकों से हम 8 में से दो लाइंस को चूज कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये तो हमारे इसका पहला स्टेप हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने आएंगे? ये 8C2 क्यों आए? क्योंकि इसने दे दिया कोई भी दो लाइंस पैरेलल नहीं है, तो मतलब कोई भी दो लाइंस अगर तुम चूज करोगे उनसे एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिलेगा। साथ में इसने दे दिया कोई भी तीन लाइंस कॉन्करेंट नहीं है, तो इसका मतलब जब दो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो तीसरी उस वाले पॉइंट से पास होकर नहीं जाएगी। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे जो कि कितने होंगे? 8C2। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 8 × 7/2 28 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 28। ये तो पहला पार्ट तो हो गया इस क्वेश्चन का। आगे क्या पूछा गया? अब इसने बोल दिया हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एज वर्टिसेस। तो ये जो 28 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, इनको वर्टिसेस मान के हम कितनी ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो बता सकते हैं ये भी, ठीक है। तो अगर 28 पॉइंट्स है प्लेन में, तुम्हें बताना है इनसे कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी। तो क्या डायरेक्टली बता सकते हैं कि 28C3 बनेगी? एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने वर्टिसेस चाहिए? 3 चाहिए। तो इसमें से जितने तरीकों से 3 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं उतनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन जानी चाहिए। क्या ये बात सही है? देखो इसको ध्यान से सोचो। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दिस इज इक्वल टू 28C3। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि डायरेक्टली NC3 करेंगे या नहीं करेंगे? अगेन पिछले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे, दो वेरिएशन की थी इसकी। एक तो NC3 तो कब आएगा? अगर हमें पता हो ना कि ये सारे के सारे 28 के 20 पॉइंट्स आपस में क्या है? नॉन कोलिनियर है। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तभी तो आएगा 28C3। मान लो इसमें से कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, फिर तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी ना, ठीक बात है। तो इसका मतलब अगर हमें यहां से पता लगाना है कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी, तो हमें पहले इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये वाले जो पॉइंट्स है ना, इनकी नेचर किस टाइप की है, आपस में कितने कोलिनियर है कितने नॉन कोलिनियर है। तो क्या वो पता लगाया जा सकता है किसी तरीके से? तो सोच के देखते हैं। स्टार्टिंग कैसे हुई थी ना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे आए थे? 8 लाइंस के मिलने से। तो देखो सिचुएशन देखते हैं। मान लो एक लाइन ऐसी है, उन 8 में से ये एक लाइन है, तो जो बाकी 7 लाइंस होंगी वो इसको इंटरसेक्ट करके गई होंगी ना, ठीक है। तो मान लो ये हमारी एक लाइन हो गई L1, तो इसको L2 भी इंटरसेक्ट करके गई होगी, L3 भी इंटरसेक्ट करके गई होगी। ये बात तो सही है ना? हर एक दो से एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिल ही रहा है, तो मतलब ये बाकी सातों को ऐसे करके इंटरसेक्ट करके गई होगी L7 तक। सिर्फ एक ही लाइन को कंसीडर करके चल रहे हैं समझने के लिए। तो अगर हम सिर्फ L1 वाली लाइन की बात करें, हमें क्या पता है कि ये बाकी सातों लाइंस को इंटरसेक्ट करके गई होगी। तो इनसे ये जो 7 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले होंगे ना, ऐसे करके, तो ये सातों के सातों आपस में क्या होंगे? ये कोलिनियर तो होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे कहां पे है? L1 के ऊपर ही है,
ठीक बात है। तो अगर तुम सिर्फ L1 वाली लाइन की बात करो, हमने क्या बोला कि L1 क्योंकि बाकी सातों लाइंस को इंटरसेक्ट करके गई होगी, तो उनसे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले होंगे ना, वो सारे खुद पे खुद कहां पे होंगे, L1 के ऊपर ही होंगे, जिसका मतलब ये सारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सो दीज 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसमें तो कोई डाउट है नहीं है। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि ये जो ऊपर 28 पॉइंट्स आए थे उनमें से ये 7 तो कोलिनियर हैं ही हैं। तो इनके कारण कितनी ट्रायंगल्स कम होनी चाहिए, 7C3 ट्रायंगल्स कम होनी चाहिए। तो वो यहां से माइनस करना पड़ेगा, एक बात पता चल गई। बट क्या सिर्फ 7 ही पॉइंट्स कोलिनियर होंगे और नहीं होंगे? तो और भी तो होंगे। L1 में कौन सी स्पेशल बात है, अगर जो चीज हमने L1 के लिए की है वही L2 के लिए भी की जा सकती है। तो L1 के ऊपर भी मतलब तुम्हें 7 कोलिनियर पॉइंट्स मिलेंगे, सिमिलरली L2 के ऊपर भी 7 कोलिनियर पॉइंट्स मिलेंगे, L3 वाली लाइन के ऊपर भी 7 कोलिनियर पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऐसे करके सारी लाइन के साथ L8 के ऊपर भी यहां L8 तक आना चाहिए था। चलो ठीक बात है। तो हर एक लाइन के ऊपर तुम्हें 7 कोलिनियर पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब यहां से 7 कोलिनियर पॉइंट्स मिले तो कितनी ट्रायंगल्स कम हो गई, 7C3। यहां से कितनी कम होगी, 7C3। कितनी कम होगी, 7C3। कितनी कम होगी, 7C3। तो 8 टाइम्स 7C3 ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सो -8 टाइम्स 7C3 ये रिजल्ट आएगा इसका, इतनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक बात है। तो इसको याद रखना, जल्दबाजी में ये मत कर देना कि 28 पॉइंट्स हैं, ट्रायंगल्स बनानी है तो 28C3 कर दिया, ये करना गलत है। इस चीज पे डिपेंड करेगा कि ये जो 28 पॉइंट्स हैं क्या सारे के सारे आपस में नॉन कोलिनियर हैं, या फिर इसमें कुछ ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स भी हैं जो कि कोलिनियर है। तो वो चीज पहले हमें चेकआउट करनी पड़ेगी, और वो यहाँ पे हमें पता चल गया। ठीक है कि हर एक लाइन के ऊपर 7 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो हर एक के कारण कितने ट्रायंगल्स कम हो जाएंगी, 7C3। तो नेट टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी मिलेंगी, इतनी मिल जाएंगे। ठीक बात है। ओके, कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, क्या लिखा गया, 6 straight lines are drawn in the plane so that no 2 lines are parallel and no 3 are congruent। तो यहां तक तो सेम ही चीज चल रही है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रीजन्स इन विच these lines divide the plane। तो 6 स्ट्रेट लाइंस हमें दे रखी हैं प्लेन में, और पूछा गया है कि वो 6 लाइंस मिलके पूरे प्लेन को कितने रीजन्स में या फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक बात है। तो क्वेश्चन तो क्लियर है। अब पहली बार जब हम ये क्वेश्चन देखेंगे ना, तो समझ में नहीं आएगा कहां से स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमारी बेसिक अप्रोच क्या रहेगी कि हम इसको ट्राई करते हैं मैन्युअली, कि पहले मैं एक लाइन लेके देखता हूं कि वो एक लाइन पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, फिर 2 लाइंस का देख लेंगे, फिर 3 लाइंस का देख लेंगे। तो ऐसे करके अगर तुम देखते जाओगे ना 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो हमें आइडिया लगना शुरू हो जाएगा और बाद में हम उसको जनरलाइज कर पाएंगे। ठीक बात है। तो वैसे स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं, पता चलेगा। तो अगर एक ही स्ट्रेट लाइन है पूरे प्लेन में, मान लो ये एक लाइन है, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है ये, तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जाएगी। तो ये पूरा बोर्ड हमारा प्लेन है, ये एक लाइन है जो बोर्ड के दोनों सिरों तक जा रही है, दोनों एंड्स तक जा रही है। तो बताओ ये वाली लाइन पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो क्या बोल देंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक इसके ऊपर वाला होगा, एक इसके नीचे वाला, ये 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते भी जाते हैं साथ में कि यहाँ पे मान लो लाइंस और यहाँ पे रीजन्स, तो इसका रिकॉर्ड रखते जाते हैं ना साथ में, तो पता चलता जाएगा। ठीक बात है। तो अगर एक ही लाइन लोगे कितने रीजन्स बनेंगे, 2 रीजन बनेंगे, ये बात तो सही है। ठीक है, ओके। अब एक लाइन और इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेन में, तो दूसरी लाइन जो बनेगी इसके साथ पैरेलल तो होनी नहीं चाहिए, तो इंटरसेक्ट करके जाएगी। तो मान लो ये बन गई हमारी दूसरी लाइन। बताओ कितने रीजन्स बन रहे हैं, ये दोनों लाइंस पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स बन जाएंगे। पर अगर तुम वैसे देखो तो 4 पार्ट्स क्यों बने, जब तुम ये वाली लाइन लेके आए ना, जैसे ही यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ऐसे यहां से मान लो चलनी शुरू हुई, यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करी, तो क्या बन गए, 2 पार्ट्स बन गए, एक इधर वाला बन गया, एक इधर वाला बन गया। उसके बाद इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से नीचे आएगी थोड़ा सा, तो इस वाले पार्ट को भी इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इधर वाला, एक इधर वाला। ठीक है, तो 2 पार्ट्स और क्रिएट हो गए, तो मतलब 4 हो गए टोटल। तो हम क्या बोल देंगे, दूसरी लाइन अगर ऐड की हमने, तो 2 रीजन्स उसने और ऐड कर दिए, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब तीसरी लाइन भी बना लेते हैं। ठीक बात है। तो तीसरी लाइन भी क्या होगी, इन
दोनों को इंटरसेक्ट करके जाएगी, दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ये बन गई मान लो हमारी तीसरी लाइन। ठीक, अच्छा चेक करो, काउंट करो कितने रीजन्स बनेंगे। अब इसमें भी अगर कंफ्यूजन ना हो तो यहां से देखना शुरू करो, यहां से चलना स्टार्ट किया, हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट से तुम्हारे रीजन्स डिवाइड होंगे। तो जैसे इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट तक आई ना, पहले क्या था, इस तरफ वाला रीजन था, ये वाला रीजन नया क्रिएट हो गया, इसको एक्सटेंड कर लेता हूं थोड़ा पता चल जाएगा। ये वाला नया रीजन क्रिएट हुआ जब ये तीसरी लाइन पिक्चर में आई तो, ठीक है, ये नया रीजन। जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट से थोड़ा आगे जाएगी एक और रीजन बनेगा, ये वाला रीजन भी बन गया। अब आ जाओ इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से थोड़ा आगे आओगे एक और रीजन बनेगा, ये वाला रीजन बन गया, और तो कोई नहीं बनेगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ही तुमने तीसरी लाइन ऐड की ना, ये L1 है, ये L2 मान लो, ये L3, तो जैसे ही तीसरी लाइन पिक्चर में आई तो क्या हुआ, इसने 3 और रीजन्स एक्स्ट्रा हमें दे दिए। तो इसका मतलब क्या, 3 लाइंस हुई तो जितने रीजन पहले थे वो तो रहेंगे ना, 3 एक्स्ट्रा आ गए, ऐसा लिखना चाहिए, ठीक बात है। तो थोड़ा सा आइडिया लगना शायद स्टार्ट हो गया हमें कि जब दूसरी लाइन आई तो 2 नए रीजन आए, तीसरी लाइन आई 3 नए रीजन आए, तो चौथी के लिए भी करके देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं हमारी चौथी लाइन, बाकी तीनों को इंटरसेक्ट करके जाएगी ना। अगेन देख सकते हैं ये वाले क्रॉस को ना एक साइड पे कर लो, क्लियर हो जाएगा थोड़ा। मान लो ये यहाँ पे, पहले यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब ये वाली लाइन यहाँ से चलना शुरू हुई, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से देखते हैं कौन सा नया रीजन क्रिएट हुआ, ये वाला नया रीजन क्रिएट हो गया, एक। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से थोड़ा आगे हो गए, यहाँ पे भी एक रीजन मिलेगा, ये मिल गया 2। इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से आगे यहाँ पे ये वाला रीजन मिल गया 3। इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से आगे आओगे, ये तो था ही, ये वाला मिल गया 4। तो ये समझ में आएगा तुम्हें, जैसे ही चौथी लाइन लेके आओगे सिस्टम के अंदर तो 4 नए रीजन्स ये क्रिएट कर देंगे। तो जितने पहले थे वो तो रहेंगे ही, 4 एक्स्ट्रा हो गए। 4 के लिए कितना, 2 + 2 + 3 + 4। तो बस अब तो खेल खत्म है, ठीक है, पता चल गया। अब इतने से जनरलाइज कर सकते हैं, 2 ऐड की उसने 2 नए रीजन क्रिएट कर दिए, तीसरी ऐड की उसने 3 नए रीजन क्रिएट कर दिए, चौथी ऐड की 4 नए रीजन क्रिएट हो गए, ठीक है। तो n के लिए बता सकते हैं क्या, वैसे तो हमसे 6 के लिए पूछा गया, तो ऐसे मैन्युअली कर लो, 5 के लिए 5 ऐड हो जाएगा, 6 के लिए 6 ऐड हो जाएगा, ठीक बात है। तो कर लो इसको, तो 5 के लिए 2 + 2 + 3 + 4 + 5, और 6 के लिए कितना हो जाएगा, ये काउंट करो कितने, कैलकुलेट करो ये, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 4 11, 11 और 5 16, 16 में 6 ऐड करो तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो जब 6 लाइंस आएंगी तो टोटल कितने रीजन्स बनेंगे, 22 रीजन्स बन जाएंगे, ठीक बात है, ठीक है। तो ये 6 के लिए तो देख लिया, n के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक बात है। तो इसको अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो ये वाला जो 2 है ना, इसको 2 को मान लो, मैं लिख लेता हूं ये 2, इसको 1 + 1 अगर मैं लिखूं ना, ठीक है, इस वाले 2 को भी जैसे 1 + 1, ये फर्स्ट वाले 2 को बस 1 + 1 लिख लेते हैं। तो क्या समझ में आएगा, एक लाइन के लिए 1 + 1, 2 लाइन के लिए 1 + 1 + 2, 3 लाइन के लिए 1 + 1 + 2 + 3, 4 लाइंस के लिए 1 + 1 + 2 + 3 + 4। तो जितनी लाइंस ली गई है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रीजन्स कितने आएंगे, तो अगर n लाइंस हैं, नंबर ऑफ रीजन कितने आएंगे, 1+ तो सब में है ही है, साथ में क्या है, एक लाइन के लिए 1 आया था, 2 लाइन के लिए पहले 2 नेचुरल नंबर्स का सम, 3 लाइंस के लिए पहले 3 नेचुरल नंबर का सम, 4 लाइंस के लिए पहले 4 नेचुरल नंबर्स का सम। तो अगर n लाइंस हैं तो 1 + सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 से लेके n तक, ऐसे पैटर्न बन रहा है, देख सकते हो, ठीक है। तो बस हो गया, क्या बन गया, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसका, तो 1 + n × n + 1/2। तो इसको अगर याद रखना चाहो याद भी रख सकते हो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, कि अगर n लाइंस हैं प्लेन के ऊपर, कंडीशन है कोई भी 2 आपस में पैरेलल नहीं है, कोई भी 3 कॉन्करेंट नहीं है, वो सारी मिलके पूरे प्लेन को कितने रीजन्स में डिवाइड करेंगी, इतने रीजन्स में डिवाइड करेंगे। और तरीका तुम्हारे सामने है, मैन्युअली किया हमने, एक एक करके एक एक लाइन इंट्रोड्यूस करते गए, ठीक बात है। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज गिवन m पैरेलल लाइंस इन वन डायरेक्शन एंड n पैरेलल लाइंस इन अदर डायरेक्शन।
एक डायरेक्शन में m पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, m कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर, and n parallel lines in other direction, then find the number of parallelograms that can be formed by joining these lines. तो स्टेटमेंट क्लियर है, करते हैं इसको ट्राई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो पहले m पैरेलल लाइंस एक डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं ये एक डायरेक्शन में लाइंस दे रखी हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके m लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, तो 5 मान लेते हैं, 5 लाइंस है अभी के लिए। उसके बाद कुछ और नंबर ऑफ लाइंस हैं जो कि पैरेलल है बट किसी दूसरी डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इंटरसेक्ट तो करेंगी आपस में, तो मान लेते हैं ऐसा 4 लाइंस ऐसी, ठीक, 5 लाइंस एक डायरेक्शन में, 4 लाइंस किसी दूसरी डायरेक्शन में, एम और एन से बाद में रिप्रेजेंट कर देंगे, एक बार जनरलाइज बाद में कर देंगे। तो क्या समझ में आ रहा है, तुमसे क्या पूछा गया ना, कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे, बता सकते हैं क्या कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे? तो जैसे मान लो बीच में से एक पैरेललोग्राम कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ये वाला दिख रहा है, ये एक पैरेललोग्राम होगा सबसे छोटे वाला, या फिर और कौन सा बन सकता है, ये भी एक बन सकता है ऐसे, ठीक बात है, या फिर और ये 2 वाला भी बन सकता है। तो ऐसे करके काफी सारे पैरेललोग्राम्स बनेंगे ना, तो यही हमें काउंट करके बताने कि ऐसे कितने पैरेललोग्राम्स होंगे। तो कैसे बता पाएंगे, मैन्युअली तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, परमुट कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन का यूज करना है। तो देखो कैसे करेंगे, फिर से वही वाला फंडा, हम क्या बोल देंगे कि अगर एक पैरेललोग्राम बनाना है ना, तो तुम्हें क्या चाहिए, 4 लाइंस चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है, 4 लाइंस चाहिए। 4 लाइंस कैसी, 2 आपस में पैरेलल होनी चाहिए एक डायरेक्शन में, 2 आपस में पैरेलल होनी चाहिए दूसरी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अगर तुम एक डायरेक्शन की बात करो तो एक डायरेक्शन में हमें 2 पैरेलल लाइंस चाहिए, दूसरी डायरेक्शन में 2 पैरेलल लाइंस चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि अगर एक डायरेक्शन में 5 लाइंस है तो उन 5 में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट कर लो, 5C2। तो मान लो तुमने ये वाली सिलेक्ट करी, ये वाली सिलेक्ट करी, तो एक डायरेक्शन में 2 लाइन सिलेक्ट होगी, बाकी जो दूसरी डायरेक्शन है उसमें 4 लाइंस है, उसमें से भी 2 लाइन सिलेक्ट करनी है, तो उसमें से भी 4 कर लो, 4C2। तो चेक कर लो, मान लो ये वाली सिलेक्ट करी, ठीक है, और ये वाली सिलेक्ट करी, तो इस डायरेक्शन में हमने ये 2 लाइन सिलेक्ट करी थी और दूसरे में ये 2 लाइन सिलेक्ट करी। तो क्या समझ में आएगा कौन से पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो ये वाला पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसे चेक करो इसको, सही। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जब भी 2 लाइंस सिलेक्ट करोगे एक डायरेक्शन में, 2 लाइंस दूसरे में से, तो हमेशा तुम्हें एक पैरेललोग्राम तो मिल ही जाएगा। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने हो जाएंगे, जितने तरीकों से तुम ऐसी सिलेक्शन कर सकते हो, और कितने तरीकों से कर सकते हैं, 5C2 × 4C2 तरीकों से। तो बस इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, m और n दे रखा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू mC2 × nC2। ठीक, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ओके, सेकंड क्वेश्चन रीड करो, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स इन अ नॉर्मल चेस बोर्ड। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो नॉर्मल चेस बोर्ड होता है उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले चेस बोर्ड के लिए बनाना पड़ेगा, एक रफ फिगर बना लेते हैं। 8x8 का होता है चेस बोर्ड, ठीक है, तो 9 वर्टिकल लाइंस लगेंगी उसको बनाने के लिए, 9 हॉरिजॉन्टल लगेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके बन गया 9 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या बन गया, एक चेस बोर्ड बन गया, ठीक बात है। ओके, सबसे पहले काउंट करते हैं, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करके बताओ कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बता सकते हैं क्या? सारी की सारी लाइंस क्या है इसमें, इक्वल डिस्टेंस पे है, चेस बोर्ड है, और सारी की सारी लाइंस ऐसे कैसे दिखेंगी, परपेंडिकुलर होंगी ना, वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल तो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो क्या दिखेगा ना तुम्हें कि एक रेक्टेंगल बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, 2 तो हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। तो इस पूरी फिगर में तुम देख सकते हो अपने आप, इस पूरी फिगर में कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर लो। मान लो एक लाइन तुमने ये वाली सिलेक्ट कर ली, ये, और दूसरी सपोज ये वाली कर ली, ठीक है, ये वाली और ये वाली। तो 2 तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर ली, कोई भी 2 वर्टिकल कर लो। तो मान लो एक ये वाली कर ली, एक ये वाली कर ली, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, एक यूनिक रेक्टेंगल मिल जाएगी। तो कौन सी रेक्टेंगल मिल रही है, ये वाली मिल रही है, ऐसे, ठीक बात है।
तो अगेन वही पैरेललोग्राम वाला फंडा हो गया कि अगर एक रेक्टेंगल बनानी है तो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, दो वर्टिकल चाहिए, जितने तरीकों से तुम सिलेक्ट कर सकते हो उतनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। तो कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, काउंट कर लो। टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 9 होंगी। टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितनी है, 9 होंगी। तो 9 में से दो दो सिलेक्ट करनी है, तो पहले हॉरिजॉन्टल करनी है तो 9c2, वर्टिकल करनी है 9c2। तो इतनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगी टोटल। आ रही बात समझ में? तो बिल्कुल आसान चीज है, ठीक बात है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछा था और नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी पूछा है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी इसमें काउंट करते कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इसको मैन्युअली करने की ट्राई करते हैं। इसमें वो वाला फंडा नहीं दे सकते कि दो हॉरिजॉन्टल कर लो दो वर्टिकल कर लो, ठीक बात है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे छोटे वाले जो स्क्वायर होंगे ना, ये वाले 1 by 1 बोल देते हैं इसको, कि अगर इसकी साइड लेंथ 1 यूनिट की है तो ये 1 by 1 वाला स्क्वायर। ऐसे कितने स्क्वायर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 ऐसे करके आएंगे। तो कितने होंगे, 1 क्रॉस 1 वाले तो 8 by 8 इतने स्क्वायर्स होंगे। ये बात ठीक है, मैन्युअली काउंट कर रहे हैं इसको कि सबसे छोटे वाले जो स्क्वायर होंगे 1 क्रॉस 1 वाले, 1 यूनिट क्रॉस 1 यूनिट, कितने स्क्वायर्स होंगे, 8 क्रॉस 8 होंगे। अब आ जाओ 2 क्रॉस 2 पे। 2 क्रॉस 2 वाले भी बनेंगे, जिसकी हर एक साइड लेंथ क्या होगी, 2 यूनिट। वो कैसे मिलेगा, जैसे यहां से ये 2 यूनिट होगी, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो ये एक स्क्वायर मिल गया तुम्हें। ऐसे कितने बनेंगे, एक तो ये वाला मिल रहा है, दूसरा कहां से मिलेगा, यहां से उठा लो, यहां से ऐसे ये वाला मिलेगा, ठीक बात है। और तीसरा यहीं से एक स्टेप आगे मूव करते जाओ, ये तीसरा मिल जाएगा। चौथा कैसे मिलेगा, एक स्टेप और आगे मूव करके, और एक स्टेप और आगे मूव करके, एक स्टेप और आगे मूव करके, एक स्टेप और आगे मूव करके। तो यहां से चलना स्टार्ट किया था हमने, ये पहला स्क्वायर लिया था ऐसे, उसके बाद लास्ट कहां तक मिला, ये वाला ऐसे, ठीक बात है। तो काउंट करो कितने स्क्वायर्स हुए ये, तो यहां से लेके ऐसे चलते गए तो इस वाली पूरी रो में कितने स्क्वायर्स मिलेंगे, 7 स्क्वायर्स मिल रहे होंगे, ठीक बात है कि नहीं है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर बना, फिर एक एक स्टेप आगे मूव करते गए, लास्ट कहां पे जाके गाड़ी रुकेगी, यहां पे जाके गाड़ी रुकेगी इस स्क्वायर पे। तो अगर तुम स्टेप्स वाइज ही काउंट कर लो, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा, 2 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो ऐसे करके 7 स्क्वायर मिल जाएंगे इसी डायरेक्शन में। उसके बाद क्या होगा, फिर ऊपर वाले देखना स्टार्ट करेंगे, ये वाला एक ऊपर आ गया, पहले एक एक यूनिट राइट में मूव कर रहे थे, अब एक एक यूनिट ऊपर मूव करते जाओ, तो फिर ऐसे करके ये ऊपर आ जाएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे चलते जाओगे तो लास्ट कहां तक मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो ऐसे करके यहां पे भी कितने स्क्वायर आएंगे, 7 स्क्वायर आएंगे। तो ऐसे करके 7 इसमें 7 इसमें, ऐसी 7 मिलते जाएंगे हर डायरेक्शन में, राइट साइड पे भी और ऊपर भी। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 क्रॉस 7 हो जाएंगे, ठीक बात है, ठीक है। तो राइट वाली डायरेक्शन में भी 7 स्क्वायर मिल रहे हैं और ऊपर भी 7 मिल रहे हैं। तो ऐसे करके एक स्टेप और ऊपर जाओगे, इस वाली डायरेक्शन में भी, इसमें भी, इसके इतने पोर्शन के अंदर यहाँ पे भी 7 मिल जाएंगे, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, तो ऐसे करके कितने हो गए, 7 × 7 हो गए 7 स्क्वायर, ठीक बात है। तो ऐसे 3 क्रॉस 3 का देखोगे, आइडिया लग जाएगा। 3 क्रॉस 3 का देखोगे तो फिर एक एक स्टेप मूव करते जाओगे तो कितने मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, ऊपर जाओगे तब भी 6 मिलेंगे, तो टोटल कितने मिलेंगे, 6 बाई 6 मिलेंगे, इतने स्क्वायर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे करते करते सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा बनेगा, 8 क्रॉस 8 का, जिसकी एक साइड लेंथ क्या होगी, 8 यूनिट, तो मतलब ये पूरा इतनी लेंथ होगी। तो ऐसा करके ये जो पूरा बड़ा डिब्बा बन रहा है ये हमारा 8 बाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कितने स्क्वायर बन रहे हैं, ऐसे एक ही स्क्वायर बन रहा है, तो ऐसा एक ही स्क्वायर 1 बाई 1 लिख लो जाओ। तो इतने स्क्वायर्स हैं टोटल, तो टोटल कितने हो गए, सो टोटल इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ये पैटर्न बनेगा, प्लस अप टू 1 स्क्वायर तक जा रहा है। तो टोटल इतने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे एक चेस बोर्ड में, ठीक बात है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6, कितना बन गया ये, 9 × 8 72, 6 12, तो ये बन जाएगा 204।
So there are 204 number of squares in a chessboard. Right? Okay. तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी होपफुली। एक चेस बोर्ड में इतनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, इतने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। अब एक चीज इसमें नोटिस करना कि कई बार तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। एक तो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ, हमने बता दी इतनी आ गई। नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताओ, हमने बता दी इतने आएंगे। कई बार वो पूछ सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स व्हिच आर नॉट स्क्वायर्स। ठीक बात है, ऐसे रेक्टेंगल्स बताओ जो कि स्क्वायर्स नहीं होंगे। तो तुम्हें ये पता चल रहा होगा कि जब हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड किए ना इस वाले फॉर्मूला से 9c2 * 9c2, तो इसमें ये वाले सारे स्क्वायर भी ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं, क्योंकि इसमें तो हमने कोई कंडीशन लगाई नहीं थी। हमने सीधा बोल दिया था 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लो, 2 वर्टिकल ले लो, तो उसमें स्क्वायर्स भी तो काउंट हो गए होंगे। तो अगर तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स व्हिच आर नॉट स्क्वायर्स, तो क्या कर दोगे, इस वाले नंबर से 204 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मिल जाएगा द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स व्हिच आर नॉट स्क्वायर्स। ठीक है जी, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया रेक्टेंगुलर नॉर्मल चेस बोर्ड के लिए। इसी से मिलता जुलता दूसरा पार्ट है। इसमें बस इसने क्या किया, चेस बोर्ड की जगह पे एक अपनी मर्जी का ग्रिड दे दिया। इन अ ग्रिड हैविंग 5 हॉरिजॉन्टल एंड 7 वर्टिकल लाइंस व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। तो जैसे ये 9 हॉरिजॉन्टल लाइन और 9 वर्टिकल लाइन से मिलकर ग्रिड बना था, वैसे ही अब इसने दे दिया कि 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 7 वर्टिकल लाइन है। इनकी हेल्प से बताओ कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, कितने स्क्वायर्स बनेंगे। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, हो जाएगा आराम से। ओके, सेकंड पार्ट देख रहे हैं। ये ग्रिड हमने बना रखा है, क्या दे रखा है, 5 हॉरिजॉन्टल 7 वर्टिकल लाइन इक्वली स्पेस्ड है। तो ये हमारा ग्रिड बन गया। 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस ली गई है, 7 वर्टिकल लाइंस ली गई। ठीक बात है। तो इसमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करते हैं, कितनी होंगी। सो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स शुड बी इक्वल टू, रेक्टेंगल में तो कुछ नहीं सोचना, सीधा फंडा है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, 2 वर्टिकल चाहिए। हॉरिजॉन्टल कितनी है, 5 है, वर्टिकल कितनी है, 7 है। तो 5c2 * 7c2, इतनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएंगी डायरेक्टली। राइट, ओके। तो काउंटिंग किसमें करनी पड़ेगी, मैन्युअली जो हमें देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स के केस में। सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स दिस इज इक्वल टू, ये देखते हैं। वैसे देखना स्टार्ट करो, सबसे पहले 1 बाय 1 वाले देखोगे तो इस वाली रो में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो 6 * 4। सो दिस इज इक्वल टू 6 * 4। सबसे छोटे वाले 1 क्रॉस 1 वाले इतने हो गए। ठीक बात है। प्लस 2 क्रॉस 2 वाले देखो, 2 क्रॉस 2 में क्या होगा, यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। ये पूरा एक स्क्वायर बन गया। ठीक बात है। अब इसी डायरेक्शन में चलते जाओ, एक एक स्टेप मूव करते जाओ। तो पहले एक साइड इसकी यहां से ली थी, अब ये वाली साइड इसकी फिक्स कर दो, तो ये दूसरा स्क्वायर बन गया। 2 हो गए, फिर ये वाली चूज कर लो, फिर ये 3 हो गए, फिर ऐसे करके करोगे 4 हो जाएंगे, फिर ऐसे देखोगे 5 हो जाएंगे। तो पता चल रहा है, ठीक है, कि 5 स्क्वायर इस डायरेक्शन में बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक स्टेप ऊपर शिफ्ट कर लो, यहां पे आ गए इस वाले में, तो इसमें भी राइट साइड पे देखोगे कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। एक स्टेप और ऊपर चले गए, इस वाले रीजन में आ गए, इस डायरेक्शन में कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो 5 + 5 + 5, तो कितने, 5 × 3 कितने हो जाएंगे, तो +5 × 3 ये बन जाएंगे। ठीक बात है। तो पता चल रहा है जैसे जैसे तुम साइड लेंथ उसकी 1 यूनिट इंक्रीज करते जाओगे ना, तो एक स्टेप कम होता जाएगा। तो अगर पहले 6 बन रहे थे राइट डायरेक्शन में, अब कितने बनेंगे, 5 ही बनेंगे। अगर ऊपर की तरफ पहले 4 बन रहे थे, अब कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो बस यहां से मिल जाएगा। अब 3 क्रॉस 3 वाले देख लोगे, तो 3 क्रॉस 3 वाला कहां जाएगा, ऐसे करके बनेगा, और ये बन रहा है 3 क्रॉस 3 वाला। ठीक, इतने पार्ट के बीच। उसके बाद क्या करोगे, एक एक स्टेप आगे मूव करोगे, तो दूसरा यहां से मिलेगा, तीसरा यहां से मिलेगा, चौथा यहां से मिलेगा। उसके बाद नहीं मिल पाएगा कोई भी, तो राइट डायरेक्शन में कितने मिलेंगे, 4, ऊपर 1 यूनिट और मूव कर सकते हो इसके बीच में, तो 4 × 2 कितने मिल जाएंगे, 4 × 2। तो पैटर्न समझ में आ रहा होगा। 6 में से 1 कम हो गया, 5, एक ये वाली सीरीज चल रही है, एक कम होता जाएगा, 6 5 4, फिर 4 3 2, अगले में कितना आएगा, 4 में से 1 कम हो जाएगा, 2 में से 1, तो 3 × 1, तो 3 स्क्वायर बनेंगे कैसे, 4/4 वाले। उसके बाद कम करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन जाएंगे। कितने हो गए, 24 + 15 + 8 + 3, तो कितने हो गए, 24 और 15 39, ये कितना बन गया, 42 50। तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे।
ठीक बात है। तो रेक्टेंगल्स वाला तो एक ही स्टेप में पता चल जाएगा, स्क्वायर वाला पहले एक दो स्टेप तुम मैन्युअली काउंट करके देख लेना, उसके बाद पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये सारे के सारे एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट वन इज फाइंड द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स फ्रॉम ए टू बी। तो अगेन ये हमें एक ग्रिड दे रखा है। ठीक बात है, इसका एक एंड पॉइंट, एक कॉर्नर का नाम ए है, दूसरे का बी, तो हमें ए से लेके बी तक ट्रेवल करके जाना है। तो पूछा गया कितने नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ होंगे। तो ये तो दिख रहा है कि अगर तुम्हें ए से बी तक जाना है तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, वर्टिकल लाइंस भी है, इन लाइंस के ऊपर ट्रेवल करके जाना है हमें। ठीक बात है, तो ये तो दिख रहा है कि काफी तरीकों से तुम जा सकते हो। तो ये हो सकता है कि ऐसे सीधा चले गए, ऐसे ऊपर चले गए, या फिर ऐसे ऊपर गए, ऐसे घूम फिर के जैसे मर्जी जा सकते हैं। ठीक बात है। अब कोई बंदा ऐसे भी जा सकता है कि पहले यहाँ पे ऐसे चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर वापस चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर वापस चला गया, फिर ऊपर चला गया, इस तरीके से भी जा सकते हैं। बट अगर तुम एक डायरेक्शन में जाके फिर वापस टर्न करोगे तो इसका मतलब फिर वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रह जाएगा। ठीक बात है। तो अगर तुम ये इंश्योर करना चाहते हो कि ए से बी तक तुम शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू जाओ, तो ये बात तो तुम्हें दिखेगी कि अगर एक बार मैं राइट में चला गया ना तो फिर मैं वापस लेफ्ट वाली टर्न ना मारूं, एक बार अगर मैं ऊपर चला गया तो फिर मैं वापस नीचे मत आऊं। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी कोशिश क्या रहेगी, तुम सिर्फ या तो राइट की तरफ जाओगे या ऊपर की तरफ जाओगे। तो या तो तुम राइट टर्न लोगे या फिर ऊपर वाला टर्न लोगे। ठीक बात है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता था, जैसे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनाई है, नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। इसी को पूछने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दैट फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी सो दैट पर्सन कैन गो ओनली इन द राइट डायरेक्शन और द अपवर्ड डायरेक्शन। कि ए से बी तक जाना है बट उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो सिर्फ राइट को जाएगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो सेम ही बात हो गई। तो उसका मतलब क्या हो गया, अगेन वो शॉर्टेस्ट पाथ ही पूछ रहे हैं हमसे। राइट, तो स्टेटमेंट आई होप क्लियर है कि ए से लेके बी तक जाना है, सिर्फ राइट डायरेक्शन में जाना है या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बताओ कितने तरीकों से जा सकते हो, ऐसे कितने पाथ्स बनेंगे जो कि सेम लेंथ के होंगे और जो कि क्या होंगे, शॉर्टेस्ट होंगे। राइट, तो देखना, ट्राई करते हैं इसको। पहली चीज तो सारे जो ग्रिड बनाए गए हैं इक्वली स्पेस्ड है ये। ठीक बात है। तो मान के चलते हैं कि जो एक स्टेप होगा ना, जैसे ए से लेके मान लो तुम यहां तक आ गए, तो एक यूनिट का एक स्टेप मान के चलते हैं। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे ऊपर भी जाओगे तो ये वाला स्टेप भी क्या है, एक यूनिट का। तो सबको एक एक यूनिट के स्टेप मान के चलते हैं। तो ए से लेके अगर बंदा यहां तक आ गया तो हम क्या बोल देंगे, कितने स्टेप्स मूव किया, वो एक स्टेप मूव किया राइट डायरेक्शन में। फिर ऊपर चला गया तो बोल देंगे एक स्टेप मूव किया राइट डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको स्टेप्स में हमने ब्रेक कर लिया, तो हम जज कर पाएंगे कि तुम जिस पाथ के थ्रू जा रहे हो ना, तो कितने स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं तुमको उस पाथ पे जाने के लिए। ठीक बात है। ओके, अब दूसरी चीज क्या समझ में आएगी ना, कि सोच के देखो, तुम जो मर्जी पाथ लेके देख लो, ठीक है, कोई भी ट्राई करके देखना, कोई भी एक पाथ ले लिया, मान लो यहां से यहां गए, फिर ऊपर गए, यहां गए, यहां गए, तो तुम क्या नोटिस करोगे कि अगर मैं ए से लेके बी तक जा रहा हूं ना, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ राइट डायरेक्शन में जो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे। अगर ए से स्टार्ट करके बी तक जाना है, हम या तो राइट डायरेक्शन में स्टेप ले सकते हैं या अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर तुमसे पूछा जाए कि राइट डायरेक्शन में टोटल कितने स्टेप्स तुम्हें लेने पड़ेंगे बी तक पहुंचने के लिए, तो क्या बता सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक बात है, बी तक जाना है, राइट डायरेक्शन में कितने स्टेप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 ही तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सही। और ऊपर वाली डायरेक्शन में कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ऊपर वाले में 5 लेने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ स्टेप्स, एक बार लिखते हैं इसको, इन राइट डायरेक्शन कितने आए थे, ये 6, और इन अपवर्ड डायरेक्शन कितने आए थे, 5 आए थे। सही। पाथ तुम चाहे जो मर्जी चूज कर लो, जरूरी नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया कि यहां से चला गया फिर यहां से, चाहे तुम बीच वाला भी कोई भी पाथ चूज कर लो, तब भी तुम नोटिस करोगे कि राइट में यहां से लेके यहां तक अगर जाना है तो राइट डायरेक्शन में तो इतने स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक बात है। और अपवर्ड डायरेक्शन में कितने लेने पड़ेंगे, 5 लेने पड़ेंगे। या फिर इसको उस वाले फंडे से समझ लो कि ये अगर ओरिजिन है 0,0 तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 6,5 हो जाएंगे। तो अगर तुम्हें ए से लेके बी तक जाना है, जैसे मर्जी जाओ, बट 6 यूनिट तो तुम्हें कवर करना ही पड़ेगा राइट डायरेक्शन में, 5 यूनिट तो ऊपर की तरफ तुम्हें कवर करना ही पड़ेगा। तो ये चीज हमें समझ में आ गई, 6 स्टेप्स यहां लेने हैं, 5 स्टेप्स यहां लेने हैं। तो क्या समझ में आया
कि ए से लेके बी तक अगर तुम जाओगे टोटल कितने स्टेप्स की जर्नी है, 11 स्टेप्स की जर्नी है। अब तुम कितने तरीकों से जा सकते हो, कितने डिफरेंट पाथ ले सकते हो, वो बताना है हमें। और वो सारे के सारे क्या होंगे, शॉर्टेस्ट पाथ होंगे, क्योंकि सब में कितने ही स्टेप्स यूज हो रहे होंगे, 11 के 11 स्टेप्स यूज हो रहे होंगे। तो चाहे जिस मर्जी पाथ के थ्रू तुम चले जाओ, जिस मर्जी रूट के थ्रू चले जाओ, टोटल तुम्हारे 11 ही स्टेप्स लगेंगे। 6 राइट डायरेक्शन में लगेंगे, 5 अपवर्ड डायरेक्शन में। अब तुम्हें बताना है ऐसे कितने शॉर्टेस्ट पाथ बन सकते हैं। तो कैसे पता लगाओगे, तो उसके लिए क्या सोचा जा सकता है कि टोटल मुझे 11 स्टेप्स लेने हैं, उसमें से 6 स्टेप्स मुझे लेने हैं राइट डायरेक्शन में। तो उन 11 में से मैं 6 कोई भी स्टेप्स ले सकता हूं ना राइट डायरेक्शन में। तो चाहे मैं पहले 6 के 6 राइट डायरेक्शन में ले लूं, या लास्ट के 6 ले लूं, या पहला ले लूं, दूसरा ले लूं, फिर 5वां ले लूं, छठा ले लूं, ऐसे करके। तो मतलब उन 11 स्टेप्स में से जितने तरीकों से तुम सिलेक्ट कर सकते हो ना कि मैं कौन से 6 राइट स्टेप्स लूं, उतने तरीकों से तुम्हारे पाथ डिफाइन हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, 11 स्टेप्स चलने थे, तुम क्या करो, सेलेक्ट कर लो कोई भी कि भाई ये वाले जो 6 स्टेप्स हैं ये मैं राइट डायरेक्शन में चलूंगा, और बाकी जो 5 बच जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कहां पे हो जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो इसका मतलब ये बोला जा सकता है दैट द नंबर ऑफ पाथ्स या फिर नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि होंगे कितने होंगे, 11 में से हमें सेलेक्ट करने हैं कितने, 6 स्टेप्स, 11C6 इतना आ जाएगा इसका आंसर। टोटल 11 स्टेप्स चलने थे, कोई भी 6 सेलेक्ट कर लो कि मैं राइट डायरेक्शन में कौन कौन से नंबर वाले स्टेप्स चलूंगा। जितने तरीकों से तुम सिलेक्शन कर सकते हो उतने नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएंगे। ठीक है, इन 5 की चिंता नहीं करनी, 11 में से 6 तुमने सेलेक्ट कर लिया राइट डायरेक्शन के लिए, बाकी जो 5 बच जाएंगे वो ऑटोमेटिकली किसके लिए फिक्स हो जाएंगे, अपवर्ड के लिए फिक्स हो जाएंगे। राइट, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। तो अगर ये वाली चीज क्लियर है तो ये वाला कर पाएंगे आराम से, तो इसको भी ट्राई करते हैं। ठीक बात है जी, ओके। देखना इसको, थोड़ी सी वेरिएशन है, क्या पूछा गया। अब फिर से अगेन चीज वही है, एक बार अगर तुमने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो इसके ऊपर जितनी मर्जी वेरिएशन बनाई जा सकती है, तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक बात है, ओके। देखना इसको, सेकंड इज नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी विच डू नॉट पास थ्रू पॉइंट एम, जो एम से पास नहीं करते। ए से बी जाने वाले ऐसे कितने शॉर्टेस्ट पाथ है जो एम से पास नहीं करते। तो टोटल शॉर्टेस्ट पाथ तो हमने देखा था 11 से 6 आए थे, बट उसमें से काफी ऐसे भी होंगे जो एम से पास करके जा रहे होंगे, तो उनको सब्ट्रैक्ट करके हमें वो वाले सारे पाथ्स मिल जाएंगे व्हिच डू नॉट पास थ्रू एम। ठीक बात है, तो करते हैं। टोटल तो हमें पता है, सेम ही ग्रिड है, काउंट कर लेना। टोटल हमें पता है कितने स्टेप्स होंगे, टोटल कितने पाथ्स होंगे, 11C6। ठीक बात है। अब इसमें से वो वाले पाथ देखते हैं जो कि एम से पास करके जाएंगे। सो पाथ्स व्हिच पास थ्रू एम। अब ये चेक करो कैसे पता लगाओगे। तो एम से जाने का मतलब पहले ए से लेके एम तक ही चले जाते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि पहले हम ए से लेके एम तक जाएंगे, फिर एम से लेके बी तक जाएंगे। तो हमें पता लगाना है ऐसे कितने तरीकों से जा सकते हैं, कितने पाथ के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो बता सकते हैं ए से एम तक अगर जाना है तो राइट डायरेक्शन में काउंट कर लो कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, 1 2 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे राइट डायरेक्शन में। ऊपर कितने, 1 2 3, तो 3 ही ऊपर लेने हैं, 3 ही राइट में लेने हैं। तो टोटल कितने लेने हैं, 6 लेने हैं। तो 6 में से मैं कोई भी 3 सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक बात है, ए से लेके एम तक जाना था, कितने स्टेप्स चाहिए, 6 चाहिए। 6 में से कोई भी मैं 3 सेलेक्ट कर लूं जो कि राइट डायरेक्शन में लूंगा, बाकी जो 3 बचेंगे अपवर्ड में आ जाएंगे। तो कितने तरीके आ गए, 6C3 आ गए, 6C3। उसके बाद एम से लेके बी तक जाना है। एम से लेके बी तक कितने स्टेप्स चाहिए, 1 2 3, 3 राइट में चाहिए, 2 ऊपर चाहिए। तो टोटल 5 स्टेप्स चाहिए। जितने तरीकों में से 5 में से 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, उतने तरीकों से एम से लेके बी तक जाया जा सकता है। तो इंटू 5C3 कर लो। तो इतने तरीके होंगे, इतने नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ होंगे जिसमें तुम ए से लेके पहले एम तक गए होगे, फिर बी तक गए होगे। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे, जो हमसे पूछा गया कि जो एम से पास ना करे, तो बस वो टोटल में से माइनस कर देना। सो 11C6 माइनस 6C3 इंटू 5C3, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सेम कंसेप्ट का यूज हुआ है, बस इसमें एम पे ब्रेक कर दिया। तो ए से लेके एम तक हमने वही फंडा लगा दिया, एम से लेके बी तक फंडा लगा दिया। तो हमें वो वाले पाथ मिल गए जिसमें वो एम के थ्रू गया होगा। तो हमने क्या कर दिया, टोटल में से वो वाले माइनस कर दे, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केसेस आ गए।
ओके, थर्ड पार्ट देखना इसी का, सेम कंसेप्ट के ऊपर है, थोड़ी सी वेरिएशन अगेन। ए बी ये अरेंजमेंट दे रखा है, ए से लेके बी तक जाने कितने शॉर्टेस्ट पाथ होंगे, इसको भी करो ट्राई। अब इसमें क्या समझ में आएगा कि यहां पे मान लो तुम यहां तक चले गए, तो यहां से यहां तक जाने का कोई फायदा है नहीं, फायदा क्यों, क्योंकि वापस आना पड़ेगा, तो शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब इस वाले अगर डिब्बे की बात करें ना, तो इस वाले कॉर्नर तक तुम कभी नहीं जाओगे, कोई फायदा ही नहीं है, शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा। इस वाले कॉर्नर तक तुम कभी नहीं आओगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब इस वाले का तो कोई रोल है ही नहीं है इस वाली पूरी फिगर में। तो ये तो हमें पहले देख के समझ में आ रहा है कि ये तो होना ना होना एक बराबर है, तो इसको हम इग्नोर करके चलेंगे, तो इतना ही अरेंजमेंट है हमारे पास। ठीक बात है। तो अब इसमें देखते हैं ए से लेके बी तक जाने कितने शॉर्टेस्ट पाथ होंगे, कितने तरीकों से जाया जा सकता है। तो फंडा हमारा सेम रहेगा, काउंट कर लो, राइट डायरेक्शन में कितने स्टेप्स चाहिए, 1 2 3, ऊपर कितने 1 2 3, तो 3 स्टेप्स राइट में चाहिए, 3 अप में चाहिए, तो टोटल 6 चाहिए। तो क्या इसमें डायरेक्टली 63 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि बीच में ब्रेक आ रहा है। तो अगर तुम 63 लगाओगे उसमें तो वो वाला केस भी आ जाता है कि पहले 3 स्टेप सीधे ऊपर चले गए, फिर 3 सीधा राइट में चले गए, बट वो तो जाना अलाउड नहीं है। ठीक बात है। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि अप्रोच तो हमारी सेम ही रहेगी कि 6 स्टेप्स में जाना है, 3 आगे जाएंगे 3 ऊपर जाएंगे, बट वो डायरेक्टली इसको नहीं अप्लाई कर सकते, 63 वाले तरीके से नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेक आ गया। तो इसमें कुछ थोड़ा सा तो नया सोचना पड़ेगा हमें। तो क्या नया सोचेंगे ना कि अगर ए से लेके बी तक जाना है ना, तो ये बात तो पक्की है कि बी तक जाने से पहले या तो तुम इस कॉर्नर के थ्रू जाओगे या इस कॉर्नर के थ्रू जाओगे, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर ए से लेके बी तक जाना है तो या तो बंदा पहले यहां पे मिलेगा या फिर यहां पे मिलेगा। तो इसका नाम अगर हमने सी रख दिया या इसका नाम रख दिया डी। ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं लिख रहा हूं दैट टू go from A to B, we must pass through C और D। ये बात तो सही है। तो या तो C के थ्रू जाएंगे या D के थ्रू। अब चेक कर लेते हैं कि ऐसे कितने पाथ होंगे जब तुम C के थ्रू जा रहे होगे, और ऐसे कितने पाथ होंगे जब तुम D के थ्रू जा रहे होगे। तो यहां पे देखते हैं, सो नंबर ऑफ पाथ्स थ्रू C, नंबर ऑफ पाथ थ्रू सी का मतलब क्या कि पहले तुम ए से लेके सी गए, उसके बाद सी से फाइनल मंजिल तो वहां पे बी है ना, सी से लेके बी गए, तो ये काउंट करके बता सकते हैं क्या। रिपीट कर रहा हूं मैं, हमने कहा ए से लेके बी तक जाना है, तो या तो सी वाले पॉइंट के थ्रू जाओगे या फिर डी वाले पॉइंट के थ्रू। तो हम पहले सी वाले केसेस काउंट कर रहे हैं कि ऐसे कितने पाथ होंगे जब तुम सी वाले के थ्रू जा रहे होगे। सी वाले के थ्रू जाने का मतलब पहले ए से सी जाओगे फिर सी से लेके बी जाओगे, तो बता सकते हैं। अब तो ये आसान बन गया। तो जब तुम ए से लेके सिर्फ सी तक का कंसीडर कर रहे हो तो इसमें तो कोई ब्रेकेज नहीं है, ये तो कंप्लीट ब्रेक है हमारे पास। तो इसमें तो सिंपली बोल सकते हैं कि 2 स्टेप्स आगे जाना है 2 ऊपर जाना है, टोटल कितने स्टेप्स लेने हैं 4, 4 में से 2 सिलेक्ट कर लो, 4C2। ये हो गया, ए से सी तक आगे, सी से लेके बी तक जाना है, एक स्टेप राइट लेने एक स्टेप ऊपर लेना है, कितने हो गए 2, 2 में से कोई एक सिलेक्ट कर लोगे, 4C2 2C। ठीक बात है। तो इसमें हमने क्या कर लिया, ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया सी और डी में। उससे फायदा क्या हुआ कि जैसे तुमने इसमें ब्रेक किया तो हम अपना प्रीवियस वाला फंडा लगा सकते हैं कि टोटल में से सेलेक्ट कर लो जितने राइट डायरेक्शन में लेने हैं। ठीक बात है। अच्छा, ऐसे ही दूसरा हमें लेना था, कौन से पाथ लेने थे, जो कि डी के थ्रू जाते हैं। तो नंबर ऑफ पाथ्स थ्रू डी, इसका मतलब क्या, ए से पहले डी जाओगे फिर बी जाओगे, यही मतलब हुआ। ये भी बता सकते हैं, ए से अगर तुम डी जाओगे तो कितने तरीके, 1 2 3, 3 आगे लेने हैं 2 ऊपर लेने हैं, तो टोटल 5 है, 5 में से 3 सिलेक्ट कर लो या 2 कर लो, एक ही बात है। ये हो गया। एक बार डी तक आगे, डी से लेके अगर बी तक जाना है तो कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है, डी से सीधे ऊपर चले जाओगे 1। ठीक बात है। तो जो सी से होके जा रहे हैं पाथ वो भी हमारे पास आ चुके हैं, जो बी से पास होके जा रहे हैं वो भी हमारे पास आ चुके हैं। तो क्या इन दोनों को ऐड कर दें तो आंसर मिल जाएगा हमें, सोच के देखो इसको। तो समझना इसको, सी के थ्रू जाने वाले पाथ हमने काउंट कर लिए, डी के थ्रू जाने वाले, तो क्या इन दोनों को ऐड करके आंसर आ जाना चाहिए। तो इसमें ना एक दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी समझना इसको, ऐसे जितने भी केस होंगे ना
जो सी के थ्रू भी जा रहे हैं, डी के थ्रू भी, मतलब कौन से पाथ, नंबर ऑफ पाथ्स। कैसे, ए से पहले सी गए, फिर डी गए, फिर बी गए। सोच के देखना इसको। ऐसे भी तो कुछ पाथ्स होंगे कि पहले तुम ए से सी गए, फिर डी गए, फिर बी गए, और ऐसे जितने भी पाथ होंगे ना वो तुम इसमें भी काउंट कर चुके हो, थ्रू सी वाले में भी और थ्रू डी वाले में भी काउंट कर चुके हो। तो मतलब ये वाले जो पर्टिकुलर केसेस हैं ये 2 बार काउंट हो गए, तो इसकी रेपिटेशन हो गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सी वाले हमने काउंट किए थे पहले, फिर डी वाले काउंट किए थे, फिर हमने देखा कि यार ये वाला पर्टिकुलर जो केस है ना, ऐसे जितने भी पार्ट्स होंगे वो इसमें भी काउंट हो गए, इसमें भी काउंट हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस आउट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो काउंट करो ऐसे कितने पार्ट्स होंगे जो इसके थ्रू गए होंगे। तो कैसे जाना है, पहले ए से सी जाना है। ए से सी जाने के कितने तरीके, 1 2, 2 आगे 2 ऊपर, 4 सी 2, इतने तरीके हैं। ए से सी चले गए। फिर सी से डी जाने, सी से डी जाने के कितने तरीके, एक ही तरीका है। फिर डी से बी जाना है, डी से बी जाने के कितने तरीके, एक ही तरीके। तो ये, तो इसका मतलब ऐसे कितने पाथ होंगे जो कि इस रूट को फॉलो करके गए होंगे, तो वो होंगे 4c2 के बराबर। तो अब हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पाथ्स कितने आ जाने चाहिए, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पाथ्स आ जाने चाहिए जो कि सी से पास हो रहे हैं। कितने हैं, 4c2 into 2, तो ये कितना आएगी इसकी वैल्यू, 4c2 कितना 6 होता है, तो ये 12 आएगा। 5c3 कितना होता है, दिस इज 10, ये 10 आएगा। ये 4c2 कितना 6। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पाथ्स क्या आएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 प्लस 10, उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आ गया, 16 के बराबर आ गया। तो ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक बात है। तो ये वाला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन गया। क्यों, क्योंकि फ्रेश चीज थी तो हमें नई तरीके से इसको सोचना पड़ा। तो पहला दिमाग इसमें क्या लगाया हमने, पहली जो चीज इसमें सोचने वाली थी वो ये थी कि यहाँ पे 2 हम फिक्स कर लें पॉइंट की, या तो सी के थ्रू जाएंगे या डी के थ्रू। उसके बाद दूसरी बार कंफ्यूजन कब हुई कि जब हमने सी वाले केसेस काउंट कर लिए, डी वाले, तो उसके बाद हमें लगा कि इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसमें भी बाद में हमने देखा कि बीच में केसेस की रेपिटेशन आएगी, तो वो वाले केसेस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। ठीक है, तो यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखने इसको पढ़ के ट्राई करना, अपने आप हो जाएगा आराम से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखते हैं, let n greater than equal to 2 be an integer, take n distinct points on a circle and join each pair of points by a line segment। एक सर्कल के ऊपर n पॉइंट्स ले लिए, उनको आपस में ज्वाइन कर दिया by a line segment। color the line segment joining every pair of adjacent points by blue and the rest by red। if the number of red and the blue line segments are equal, the value of n is। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, बट इसको अगर तुम थोड़ा सा समझो और साथ साथ में इसकी डायग्राम बना के ट्राई करो ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या दे दिए ना, इसने एक सर्कल के ऊपर एंड पॉइंट्स दे दिए, तो ये मान लेते हैं एक सर्कल है, इसके ऊपर एंड पॉइंट्स लेने हैं। मान लो ये एक पॉइंट P1, P2, P3, P4 ऐसे चलते जाएंगे, तो ऐसे करके लास्ट तक Pn तक आ गए। ठीक है, तो n पॉइंट्स ले ली सर्कल के ऊपर। अब क्या बोल रहा है, ये ध्यान से सुनना। क्या किया ना इसने, ज्वाइन कर दिया सबको, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट। तो जितने, हर एक पेयर लेते जाओ, जितने पेयर तुम ले सकते हो, हर एक पेयर को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया। जैसे मान लो P1 है, P1 को Pn से भी ज्वाइन करेगा, P2 से भी ज्वाइन करेंगे, P3 से भी करेंगे, P4 से भी, ऐसे करके P1 को हर के साथ ज्वाइन करेंगे, ऐसे P2 को भी हर एक के साथ ज्वाइन करेंगे, P3 को भी हर एक के साथ ज्वाइन करेंगे। तो हर एक पेयर को आपस में इसने ज्वाइन कर दिया लाइन सेगमेंट के साथ। ठीक बात है। आगे क्या बोल रहा है, कलर, उसके बाद लाइन सेगमेंट्स को कलर किया जा रहा है। कैसे कलर किया, कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स बाय ब्लू। तो जितनी भी ऐसी लाइन सेगमेंट्स बनेंगी जो कि एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हैं, उनको ब्लू से हमें शेड करना है। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको। तो एडजेसेंट वाली देख लो, P1 P2 है, तो ये P1 P2, ये एडजेसेंट पॉइंट्स है, इनके वाली को ब्लू को कर दिया। और कौन से एडजेसेंट होंगे, P2 P3 वाले एडजेसेंट होंगे, और कौन से होंगे, P3 P4 वाले होंगे, और कौन से होंगे, ऐसे चलता जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए लाइन सेगमेंट, उन सबको क्या कर दिया, ब्लू से ज्वाइन, ब्लू से कलर कर दिया, और बाकी जितने भी बचेंगे उनको कर दिया रेड से। तो हमें बताना है कि क्या दे रखी है कंडीशन, इफ द नंबर ऑफ रेड एंड द ब्लू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ n इज। तो ये इतनी सी बात है। तो हमें बताना है कि
ब्लू लाइन सेगमेंट्स कितनी आई होंगी, इसमें रेड कितनी आई होंगी, एन की टर्म्स में बताना है और उसके बाद उन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक बात है, करें इसको। ठीक है, तो पहले तो क्या समझ में आएगा, टोटल n पॉइंट्स है, सारे के सारे आपस में नॉन कोलिनियर है, सर्कल के ऊपर दे रखे हैं। ठीक बात है, तो सबसे पहले क्या किया इसने, हर एक पेयर को आपस में ज्वाइन किया लाइन सेगमेंट से। तो क्या बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितनी क्रिएट हुई होंगी, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ये बताने की ट्राई करो। बिल्कुल आसान है, ये तो बताया जा सकता है। तो क्या बोल देंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, दो ही तो एंड पॉइंट्स चाहिए। तो जितने तरीकों से इन एन में से दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं उतनी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स विल बी देयर। सो दिस इज इक्वल टू NC2। ये बात ठीक है, इतनी लाइन सेगमेंट्स हमने टोटल ड्रॉ की है। अब उसमें से काउंट करते हैं ब्लू वाली कितनी होंगी। सो नंबर ऑफ ब्लू लाइन सेगमेंट्स, ये भी काउंट करके बताओ। ब्लू कहां से मिली थी हमें, ब्लू वो वाली थी जो कि एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आई थी। तो एडजेसेंट पॉइंट्स के कितने पेयर्स बनेंगे बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन किया हमने। P1 P2 से एक पेयर बनेगा, फिर P2 P3 से बनेगा, P3 P4 से बनेगा, ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट कहां तक जाएंगे, Pn P1 से बनेगा। कितने पेयर्स बनेंगे एडजेसेंट पॉइंट्स के, तो कितने पेयर्स बन रहे हैं, P1 से चलते गए थे n, तो ये n पेयर्स बन रहे हैं। तो n पेयर्स का मतलब n ही लाइन सेगमेंट्स बनेंगी ब्लू कलर की। तो दिस इज इक्वल टू n। टोटल इतनी थी, उसमें से ब्लू इतनी है, तो बाकी रेड कितनी बची, माइनस कर दो NC2 माइनस n, इतनी रेड बचेगी। ठीक बात है, तो सारी चीजें हमने निकाल ली, ये भी पता लगा ली कि ब्लू लाइन सेगमेंट्स कितनी होंगी, n होंगी, रेड कितनी होंगी, NC2 माइनस n होंगी। अब इसने कंडीशन दे रखी है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में क्या है, बराबर हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दो। सो n इक्वल टू NC2 माइनस n। ये इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, इसको सोल्व करना है, हमें कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल है, आराम से हो जाएगा। तो कर लो, n को इस तरफ लेके जाओगे 2n, NC2 का मतलब क्या होता है, n into n minus 1/2। तो ये 2 इस तरफ जाएगा, एक n तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो n minus 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो n कितना आ गया, 5। n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो बस यही है जेईई की, यही खास बात है जेईई एडवांस में कि क्वेश्चन को थोड़ा सा रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, ठीक है, कि वो देखने में थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को। ठीक है, बट क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट है, और जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट्स बन सकते थे, जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, सारे के सारे हमने कवर कर लिए। ठीक बात है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे।